हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। आज हम बात करेंगे जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वो क्वेश्चंस जो पिछले 10 सालों से एचएस के पेपर में आए हैं। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट रहेगा और इसमें हम 2010 के जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स तो आप जानते ही, ये जेनेटिक्स वो कैरेक्टर कैरी करता है, जीन्स के वो कैरेक्टर कैरी करता है जो किसी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। तो ये जेनेटिक्स हम कैसे करेंगे? जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशंस एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिजम्स। इसके फादर कौन है? फर्स्ट है विडल, दूसरा है जॉर्ज मेंडल, तीसरा है जेनर एंड द पास्चर। इनमें से जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है वो कौन है? वो है ऑप्शन बी, जॉर्ज मेंडल। जॉर्ज मेंडल को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। तो बाकियों को भी देख लेते हैं। जो वीडल्स है, वीडल्स किससे रिलेटेड है? इन्होंने काम किया था वन जीन वन एंजाइम पर। तो इन्हें भी इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। और जो जेनर है, इनका पूरा नाम है एडवर्ड जेनर और ये रिलेटेड है वैक्सीनेशन से। इन्होंने वैक्सीनेशन तैयार की थी किसके लिए? स्मॉल पॉक्स। आपने सुना होगा स्मॉल पॉक्स के बारे में। तो इसके लिए इन्होंने वैक्सीनेशन तैयार की थी। और जो पास्चर है ये भी बहुत फेमस है। ये है इनके प्रोसेस से, आपने सुना होगा प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन। ये भी वैक्सीन से रिलेटेड ही है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। विच इज नॉट अ नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव होता है जो फूड को प्रिजर्व कर सके फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये कुछ कॉमन है यहाँ पर। साल्ट है, सोडियम बेंजोनेट है, शुगर है, विनेगर है। तो हम देखते हैं साल्ट एंड शुगर ये कॉमन है जो फूड प्रिजर्वेटिव है। और विनेगर, अगर हम किसी खाने में विनेगर को ऐड करते हैं तो हम उस खाने को या उस फूड को लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। लेकिन जो सोडियम बेंजोनेट है, खाली बेंजोनेट इज अ फूड प्रिजर्वेटिव, नेचुरल फूड प्रिजर्वेटिव। बाय एडिंग सोडियम, अगर हम सोडियम बेंजोनेट में मिला देते हैं तो ये नेचुरल नहीं रहता है और ये आर्टिफिशियल बन जाता है, आर्टिफिशियल। जबकि ये भी फूड प्रिजर्वेटिव है, फूड को प्रिजर्व कर सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिस्कवर्ड डीएनए। डीएनए के बारे में आपको पता होगा। डीएनए में जीन्स होता है जो कैरेक्टर को वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करता है। सेकंड जनरेशन मतलब किसी पेरेंट से उनके चिल्ड्रन को जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है वो डीएनए के थ्रू होता है। तो इसकी डिस्कवर किसने किया था? इसको किया था वॉटसन ने, जे वॉटसन एंड एफ क्रिक ने, या फिर एफ क्रिक ने या आर फ्रैंकलिन ने। तो इसको किया था जे वॉटसन एंड एफ क्रिक। इन दोनों के अलावा एक और था जिसका नाम था विल्किंस, WILKINS, विल्किंस। इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला था डीएनए के हेलिक्स स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने में। और जो आर फ्रैंकलिन है, इन्होंने भी डीएनए पे काम किया था और इन्होंने क्या किया था? डीएनए का एक्सरे डायफ्रैक्शन इमेज इन्होंने बनाई थी। और इनको नोबेल प्राइज इसलिए नहीं मिला क्योंकि जब इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला उससे 4 साल पहले, 4 इयर्स पहले इनकी डेथ हो गई थी। और नोबेल प्राइज कभी भी पोस्टोमस या मरणोपरांत नहीं दिया जाता, इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेलुलोज मोस्ट एबंडेंट इन। सेलुलोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है which is important in structural component of primary cell wall। किसी सेल वॉल के जो प्राइमरी सेल वॉल होती है उसको बनाने के लिए, जो उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो सेलुलोज होता है।
तो फॉर एग्जांपल ये कोई सेल है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन होगी और ये सेल वॉल होगी। जो इस सेल वॉल को बनाने में जो कंपोनेंट वो यूज हुआ है वो है सेलुलोज। तो ये इनमें से किस में यूज होता है? एनिमल्स में। पहली एनिमल्स है, एनिमल्स में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर सेल वॉल नहीं होती है, और वायरस में भी सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल होती है बस इन दो में, प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज यूज नहीं होता है, सिर्फ प्लांट्स में सेलुलोज यूज होता है, और होता है लिग्निन, LIGNIN। इन दोनों से बनी होती है प्लांट्स की सेल वॉल। और सेल वॉल एक नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर है, इसे आम ह्यूमन बॉडी इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकती, इसके लिए स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में नहीं होते। लेकिन कुछ एनिमल्स लाइक काउ, इनके पास सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स होता है, इसलिए ये जो सेलुलोज फाइबर्स होते हैं, इनडाइजेस्टिबल फाइबर्स होते हैं, उन्हें डाइजेस्ट कर सकता है। तो ये सेलुलोज होता है। सेलुलोज मेनली फाइबर में किस टाइप का होता है? ये सेलुलोज है, यहाँ पर ये सेलुलोज है, ये इसकी 3 कैरेक्टर में बताता हूं। ये फर्स्ट व्हाइट होता है, WHI व्हाइट होता है, जो कि वूल बनाने में काम आता है, और कॉटन इससे बनता है, और पेपर, ऐसी कुछ चीजें इससे बनती है, जो क्योंकि ये व्हाइट होता है सेलुलोज। और सेकंड वन इज, इसका ना कोई फ्लेवर होता है, नो फ्लेवर, और ना ऑर्डर होता है, एंड ऑर्डर ना ऑर्डर होता है। और तीसरी चीज, ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ना ये वाटर में सॉल्युबल है और ना ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो इसका आंसर है प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, H1N1 फ्लू इज कॉज्ड बाय, H1N1 फ्लू इज कॉज्ड बाय, H1N1 फ्लू जो है इसको जनरली बोलता है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू ये किससे होता है? एक बात याद रखिएगा, जो फ्लू होता है, ये जो फ्लू है यहाँ पर, ये हमेशा वायरस से ही होता है, वायरस इसका मेन कॉज होता है। तो इसका आंसर होगा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द ट्रू फॉर एन इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन के लिए ट्रू क्या है? फर्स्ट है, इट हैज अ नेगेटिव चार्ज, इट हैज नो चार्ज, इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज, और नन ऑफ द अबव। या तो इसमें नेगेटिव चार्ज है, या इसमें कोई चार्ज नहीं है, इट्स न्यूट्रल, और या फिर इसमें पॉजिटिव चार्ज है। जो नेगेटिव चार्ज है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, और जो न्यूट्रल है इसको बोलता है न्यूट्रॉन। और जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। ये यहां पर कुछ इस तरह से होता है, ये हमारा कोई एटम है, इसमें जो बीच में न्यूक्लियस होता है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, और इसके बाहर जो है ये मूव करते रहते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर क्या होगा? इट हैज अ यूनिट नेगेटिव चार्ज। ए आंसर इज करेक्ट। इससे और मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन जो इसको किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन को किसने किया था? ये सॉरी प्रोटॉन होगा, यहाँ पर प्रोटॉन के लिए P+ यूज होता है। तो प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? ये किया था रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड। और जो ये न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? ये किया था चैडविक ने। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, विच टिश्यू हेल्प्स वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स? जो प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो किस टिश्यू की वजह से होता है, किस टिश्यू की हेल्प से होता है? फर्स्ट है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम, तीसरा है कैम्बियम, और चौथा है स्टेप ट्यूब। तो किसके थ्रू होता है? वाटर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है जाइलम के थ्रू। और जो इससे होता है वाटर ट्रांसपोर्ट,
और जो ये फ्लोएम है ये करता है फूड ट्रांसफर करता है फ्रॉम लीव्स टू रेस्ट ऑफ द पार्ट इन प्लांट्स। और जो ये कैम्बियम है इसका यूज होता है, ये प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी फ्लोएम और जाइलम है, इनको प्रोड्यूस करता है टू प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। इसके लिए ये जाइलम प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी और फ्लोएम को। और जो ये सीव ट्यूब है इसका काम है, ये इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टिंग नेसेसरी मटेरियल्स और मॉलिक्यूल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू आउट द प्लांट्स। मतलब ये करता है कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेट और नेसेसरी मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द प्लांट्स। ये चारों हो गए, तो आंसर होगा जाइलम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर हैज अ पीएच। पीएच क्या है? पीएच एक स्केल होता है जो कि किसी एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर को डिफाइन करता है। यहाँ नीचे स्केल दिया हुआ है जिसमें बीच में, ये जो बीच में है ये 7 है, ये इसको बोलते हैं न्यूट्रल। यहाँ पे न्यूट्रल है। और अगर हम राइट की तरफ मूव करते हैं, 14 की तरफ मूव करते हैं, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेसिसिटी इंक्रीजेस। और अगर हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, 1 की तरफ मूव करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिडिटी इंक्रीजेस। जैसे जैसे हम मूव करते हैं या राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ, तो उनकी बेसिसिटी या एसिडिटी इंक्रीज होती रहती है। बीच में ये न्यूट्रल रहता है। तो यहाँ पर ये ग्राफ भी बने, ये है प्योर वाटर। प्योर वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीएच स्केल में कॉन्सेंट्रेशन होती है वो होती है 0, मतलब न्यूट्रल होता है। और यहाँ पर अगर यहाँ पे हम देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड देखेंगे या कोई भी हाइड्रोक्साइड होगा, वो बेसिसिटी डिफाइन करता है। और कोई भी एसिडिक होगा, जैसे फॉर एग्जांपल HCl हो गया, तो वो एसिडिटी को डिफाइन करता है। तो पीएच स्केल, तो वाटर का पीएच स्केल क्या होगा? वाटर का होगा न्यूट्रल। यहाँ पर इसकी पिक्चर्स भी दी है, ये है पिक्चर, ये न्यूट्रल होगा। और एसिडिक कैरेक्टर जनरली हमारे होता है सिट्री फूड में एसिड होता है, बेस होता है हमारे सॉल्ट में बेस हो गया। और एसिडिक होता है, ये क्या होता है? खट्टे होते हैं खाने में, खट्टे। अगर इसका टेस्ट देखें तो खट्टा होता है, और बेसिक का कड़वा होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टरलाइजेशन इन टिश्यू कल्चर इज डन ओनली बाय। तो स्टरलाइजेशन रेफर्स टू एनी प्रोसेस दैट रिमूव और किल और डीएक्टिवेट ऑल फॉर्म ऑफ लाइव्स और बायोलॉजिकल एजेंट। लाइक कोई एजेंट है, लाइक कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया किसी चीज में है तो उसको खत्म करता है, उसको मार देता है। ये एक प्रोसेस है। लाइक हम वाटर बॉयल करते हैं, इसमें जितने भी बैक्टीरिया है अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? जितने भी बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे। जितने भी वायरसेस है, जैसे किसी बॉडी में वायरस है, उसको मर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा, या फिर मार देगा या निकाल देगा। तो उसको बोलता है स्टरलाइजेशन प्रोसेस। ये 3 तरह के प्रोसेस है, तो हम यहाँ पे यही बात करेंगे। तो ये किसके थ्रू होते हैं? हीट के थ्रू, केमिकल्स के थ्रू, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो ये दोनों के थ्रू होती है। या तो हीट के थ्रू हम यहाँ करते हैं जैसे हमने यहाँ किया, या केमिकल्स डाल के किसी बैक्टीरिया या उसको मार देते हैं। फॉर एग्जांपल हम वाटर देखते हैं बिस्लेरी, उसमें भी केमिकल पड़ता है थोड़ा सा, तो उसमें भी बैक्टीरिया या कोई हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स है उसको रिमूव करता है। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द सोर्स ऑफ फ्यूल फॉर अ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में आपने सुना होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या काम होता है? ये करता है एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इनमें से वो कौन सा सोर्स है जो एज अ फ्यूल यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में? आयरन, यूरेनियम, कार्बन और कैल्शियम। तो इसका आंसर होगा यूरेनियम। यूरेनियम का एक आइसोटोप है जिसको हम बोलते हैं यूरेनियम 235। ये हाईली रेडियो एक्टिव होता है और ओनली 0.7% पाया जाता है नेचुरल यूरेनियम में। और आजकल जो नेक्स्ट जो रिसर्च चली है वो चली है थोरियम पर। थोरियम को भी एज अ फ्यूल यूज होगा न्यूक्लियर रिएक्टर में। थोरियम इसलिए होगा क्योंकि ये सेफ है एज कंपेयर टू यूरेनियम। क्योंकि जब यूरेनियम में एक्सट्रीम प्रेशर प्रोड्यूस होता है तो उससे स्टॉप करना लगभग
नामुमकिन हो जाता है ऑन द स्पॉट। इसके लिए ये बहुत टाइम लगता है, इसलिए इसकी वजह से कई हादसे हो चुके हैं और होते आ रहे हैं। इसलिए थोरियम में एक ऐसी चीज है, इसमें एक्सट्रीम प्रेशर प्रोड्यूस नहीं होता है और इससे इमीडिएटली स्टॉप किया जा सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल कैन नॉट फोटोसिंथेसिस बिकॉज एनिमल फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है क्योंकि पहला है क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, सेकंड है क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, फर्स्ट था प्रेजेंट, दूसरा है एब्सेंट, थर्ड है कैन नॉट टेक अप CO2 एंड फोर्थ वन इज कैन नॉट एब्जॉर्ब लाइट। एनिमल इनमें से क्या क्या करता है? लाइट एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है, ऑक्सीजन में कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है, और क्लोरोप्लास्ट एनिमल में एब्सेंट होता है। तो मतलब आंसर बी इज करेक्ट। सो ये देखिए, ये यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, ये एनिमल्स में नहीं, ये सिर्फ प्लांट्स में होता है। यहाँ पर सेल के अंदर इसे दिखाया गया है। जो एनिमल्स प्लांट्स में होता है वो होता है लीव्स में, ये क्लोरोप्लास्ट होता है। इसमें एक रेड पिगमेंट होती है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करता है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन रिच सीड। प्रोटीन रिच सीड कौन सा सोर्स है? पहला राइस, सेकंड व्हीट, सोयाबीन और कॉर्न। राइस जो है वो कार्बो का है, कार्बोहाइड्रेट का है और विटामिन भी होता है। व्हीट में भी विटामिन होता है और बहुत होते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन, आपने सुना होगा दाल कोई भी दाल पल्स प्रोटीन रिच होती है, उनमें से सोयाबीन सबसे ज्यादा प्रोटीन रिच होती है, तो इसका आंसर होगा सोयाबीन। नेक्स्ट इज विच फीचर इज नॉट ट्रू फॉर डेजर्ट प्लांट। विच फीचर्स इज नॉट ट्रू फॉर डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट के लिए क्या नहीं होते? थिक लीव्स होती है, वैक्सी लीव्स भी होती है। थिक लीव्स इसलिए होती है ताकि वो वाटर को अपने अंदर रख सके, ज्यादा वेपराइज ना हो, क्योंकि वहाँ वाटर की वजह से ही बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी रहती है, तो इसलिए थिक लीव्स होती है। वैक्सी लीव्स होती है सो दैट ज्यादा फोटोसिंथेसिस ना हो सके। स्पॉन्जी स्टेम होता है और शॉर्ट रूट सिस्टम, तो आंसर होगा शॉर्ट रूट सिस्टम। यहाँ पर नॉट ट्रू लिखा है तो शॉर्ट रूट सिस्टम नहीं होता है। यहाँ पिक्चर में देखिए, ये है स्प्रेड रूट सिस्टम। ये इतनी ज्यादा स्प्रेड होती है, कई बार ये प्लांट्स की खुद की हाइट से भी लंबी होती है। ये स्प्रेड रूट है। और दूसरा होता है डीप रूट सिस्टम। ये डीप रूट इसलिए होता है क्योंकि ऊपर नमी खत्म हो जाती है, तो ये रूट्स नीचे जाती है नमी की खोज में, नमी लेने के लिए। तो ये दो प्रोसेस होता है, एक होता है स्प्रेड, SPREAD स्प्रेड, और दूसरा होता है डीप रूट सिस्टम। तो आंसर डी इज करेक्ट। क्लोरोफिल इज ग्रीन बिकॉज, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल इज ग्रीन बिकॉज। क्लोरोफिल ग्रीन क्यों होता है? पहला है एब्जॉर्ब ग्रीन लाइट, सेकंड है रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट, थर्ड है एब्जॉर्ब ओनली रेड लाइट एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दिस। तो यहाँ पिक्चर में देखिए, ये जो ग्रीन लाइट है ये पिगमेंट है, ये ग्रीन पिगमेंट है जिसको क्लोरोफिल बोलता है। अब जो ये लाइट आती है इसमें 7 कलर होता है, डिफरेंट कलर होते हैं, यहाँ पे ये शो की है। ये क्लोरोफिल जो है ये सिर्फ छोटी वेवलेंथ और बड़ी वेवलेंथ को एब्जॉर्व कर सकता है। जो बीच की वेवलेंथ है इसे या तो रिफ्लेक्ट करेगा या ट्रांसमिट करेगा। यहाँ पर इसने ग्रीन लाइट इसको या तो रिफ्लेक्ट किया है या फिर यहाँ पर ट्रांसमिट किया है, इसलिए इनका कलर ग्रीन होता है क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं करती। तो आंसर बी इज करेक्ट, इट रिफ्लेक्ट्स ग्रीन लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीन रेवोल्यूशन वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो थी ये किसकी वजह से पॉसिबल हुई थी? फर्स्ट है जैपनीज ड्वार्फ वीट, सेकंड है इंडियन ड्वार्फ वीट, थर्ड है मैक्सिकन ड्वार्फ वीट और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा मैक्सिकन ड्वार्फ वीट। ये एक वीट की एक वैरायटी थी जो कि मैक्सिको के एक साइंटिस्ट जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग, इन्होंने
डिस्कवर की थी और 1970 को इनको इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये जो रेवोल्यूशन चली थी ये चली थी 1950 से लेट 1960s तक पूरी दुनिया में। और ये क्यों मतलब इम्पोर्टेंट क्यों थी ये, बिकॉज इट इंक्रीजेस द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ड्यू टू इंट्रोड्यूसिंग ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज एंड सम पेस्टिसाइड्स एंड बेटर मैनेजमेंट टेक्निक की वजह से। और इनके इम्पैक्ट क्या रहते हैं, इनके इम्पैक्ट पड़े थे इनकम पर और फूड सप्लाई पर। और इंडिया में ये इंट्रोड्यूस हुई थी 1965 के आसपास। और इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस की थी, M.S. स्वामीनाथन। इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कहाँ किए थे, ये जो एक्सपेरिमेंट हुए थे ये हुए थे पंजाब, हरियाणा और यूपी में। इन 3 स्टेट में इसकी वजह से जो इनकम डिस्पैरिटी इन फार्मर्स हुई थी, मतलब इन 3 स्टेट के जो फार्मर हुए थे वो बहुत ही जल्दी बहुत रिच हो गए थे। बाकी स्टेट के जो फार्मर्स थे इतने रिच नहीं हुए थे। तो ऑल ओवर इंडिया इंटर स्टेट में जो फार्मर जो इनकम डिस्पैरिटी थी वो इसकी वजह से इम्पैक्ट इसकी वजह से उस पर इम्पैक्ट पड़ा था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंजाइम्स आर नॉट, एंजाइम्स इनमें से क्या नहीं है। एंजाइम्स पॉलीमर है, एंजाइम्स पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। एंजाइम्स प्रोटीन भी है, प्रोटीन। एंजाइम्स आर मेनली फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, यस इट वर्क एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। मतलब क्या करता है जो एंजाइम है, इट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन का होता है, केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है उसको इंक्रीज करता है विदाउट अंडरगोइंग इटसेल्फ इन द प्रोसेस। मतलब ये खुद इन्वॉल्व नहीं होता है, ये जस्ट लाइक हीट की तरह, जैसे हम किसी को हीट करते हैं ना, तो हीट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है लेकिन वो एज अ कैटलिस्ट काम करती है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देती है। तो एंजाइम्स भी ऐसा ही कुछ करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, हाँ एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो आंसर होगा डी कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस रे। अब रेडिएशंस होती है, ये जो पहली है अल्फा रेडिएशन, सेकंड है बीटा रेडिएशन, थर्ड है गामा रेडिएशन एंड फोर्थ वन इज डेल्टा रेडिएशन। ये जो रेडिएशंस होती है ये जो पाई जाती है, ये पाई जाती है सनलाइट में। सनलाइट इज अ टाइप ऑफ EM वेव्स। EM होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस होती है, वेवलेंथ होती है एंड फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये जो पहला है अल्फा, ये जो लीस्ट पेनिट्रेटिंग है इन तीनों में से, और जो मोस्ट है वो है गामा रेज। गामा रेज होती है मोस्ट पेनिट्रेटिंग होती है, इनकी वेवलेंथ बहुत ही शॉर्ट होती है इसलिए बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग होती है। और डेल्टा रेज होती है, ये सेकेंडरी रेज होती है, ये भी पेनिट्रेटिंग होती है और ये इसमें इतनी इनफ मेमोरी होती है कि आयनाइजेशन कर सके। ये ऊपर वाले भी तीनों आयनाइजेशन करती है। तो इसमें से जो आंसर रहेगा वो रहेगा गामा रेडिएशंस, मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस। So this is the end of the video. So thank you very much for watching this. So if you like this video, तो अगर आपकी कोई सजेशन या कुछ कमी हमसे रह गई है तो आप कमेंट में पिन करके हमें बता सकते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।